छात्रों, अब हम लोग चर्चा करेंगे बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से जुड़े प्रश्नों की। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में शामिल प्रश्नों पर अपने इस विजुअल में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। प्रश्न एक बार फिर ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जैसा कि आपने जाना है, बाल गोविंद भगत का अपना परिवार था, खेती बाड़ी करते थे, यानी परिवार था और खेती बाड़ी करते थे, इसलिए वो गृहस्थ थे, उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल थीं जिनके चलते उनको साधु कहा जाता था या उनको साधु माना जा सकता है। साधुओं में जितने गुण होते हैं, साधुओं के जो व्यवहार होते हैं, साधुओं के जो आचरण होते हैं, वो सब बाल गोविंद भगत में दिखते थे, सिवाय इसके कि उनका परिवार है और वो खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन उनके गले में तुलसी की माला हमेशा रहती थी, रामानंदी टीका करते थे, तो ये तो खैर उनकी वेशभूषा है, कपड़े कम पहनते थे। लेकिन खेती बाड़ी में जो कुछ भी उपजाते थे, जो कुछ भी पैदावार होती थी, उसको लेकर के सबसे पहले वो कबीर के मठ में जाते थे। यानी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, भोजन करने से पहले एक मंत्र बोला जाता है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, यानी तुम्हारा ही दिया हुआ ये सामान है, ये चीज़ है, ये वस्तु है, और हम इसको तुम्ही को समर्पित कर रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि हम खेतों में जो भी पैदावार हुई वह ईश्वरीय कृपा से। कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर को अपना ईश्वर मानते थे, उसको लेकर के कबीर के मठ में जाते थे और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी उन्हें वापस मिलता था उसी से अपने घर गृहस्थी का काम चलाते थे। दूसरों की मदद हमेशा करते थे, जैसा कि साधु करते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और दूसरों से सहायता कभी नहीं लेते थे। ये भी एक साधुओं का लक्षण है कि वो दूसरों की मदद कर देते हैं, दूसरों से सहायता नहीं लेते हैं। तो ये सारी उनमें विशेषताएं थी जिनके चलते उनको साधु कहा जाता था। अब दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यह आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ का दूसरा प्रश्न है। भगत की बहू सुंदर और सुशील महिला थी, घर गृहस्थी का सारा काम सलीके से देखती थी, संभालती थी, करती थी और भगत से उनको विशेष लगाव था। और यह भारतीय नारियों का संस्कार है कि वह जिस परिवार में रहती हैं उस परिवार की हर वस्तु से, उस परिवार के हर व्यक्ति से उनका लगाव होता है। वह किसी को विशेष अधिक अपना और किसी को विशेष अधिक पराया नहीं समझती, सब उनके लिए बराबर होते हैं। सबकी देखभाल करना, सबकी सेवा शुश्रूषा करना उनका कर्तव्य होता है। तो भगत के पुत्र की मृत्यु के बाद, जैसा कि भगत जी ने उसके अपनी बहू के भाई को बुला करके कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना, तो भगत के बहू को भगत की चिंता थी, भगत की फिक्र थी। वो यह सोचती थी कि इस बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा, इनके लिए भोजन कौन पकाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा। तो ये पितृवत स्नेह जो था भगत की बहू का भगत के लिए अपने उसके हृदय में, जिसके चलते वह उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो अमूमन
आम लोग जो किया करते हैं किसी के चले जाने के बाद, किसी के गुजर जाने के बाद, तो भगत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगत का आचरण ठीक इसके विपरीत था। रोना धोना, रोने धोने का काम छोड़ करके भगत गा रहे थे और बजाय मातम मनाने के भगत उत्सव मना रहे थे। तो इसके पीछे उनका तर्क यह था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है और मिलन का समय जो होता है वह मातम मनाने का नहीं होता है, दुख व्यक्त करने का नहीं होता है, उत्सव मनाने वाला होता है। तो अपने पुत्र की मृत्यु पर भगत गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, अपनी बहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। पुत्र के मृत शरीर को आंगन में लिटा करके एक सफ़ेद चादर से ढक दिया था तथा कुछ फूल चारों तरफ बिखरा रखे थे। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों के लिए होते हैं जिनका उत्तर उनको अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने विवेक से स्वतः देना चाहिए, क्योंकि आपको अपने शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। फिर भी भगत की वेशभूषा जो थी, तो भगत जैसे दाढ़ी या जटाएं नहीं रखते थे। भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। भगत जी रामानंदी टीका किया करते थे, जो औरतों के टीके की तरह नाक के एक छोर से शुरू होकर के ललाट के दूसरे छोर तक जाता था। भगत के गले में तुलसी की बेडौल माला रहती थी। ठंडी के दिनों में भी वह अपने शरीर पर एक कंबल भर सिर्फ डाल लिया करते थे। ये भगत की वेशभूषा थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? यह आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल 5वां प्रश्न है। तो भगत की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। समय जैसा भी रहा हो, परिस्थिति जैसी भी रही हो, भगत की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। सुबह में पड़ाती गाना, शाम में संध्या गाना, खेतों में काम करते वक्त गीत गाते रहना, गांव से दूर तालाब में नहाने के लिए जाना, चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे बरसात का है, चाहे दांत किटकिटाने वाली ठंडी है, भगत की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपनी दिनचर्या न बदल लेता। लेकिन भगत इस मायने में एकदम अजूबे थे, एकदम अकेले थे। और यही कारण था कि उनकी दिनचर्या जो थी वह लोगों के आश्चर्य का, लोगों के अचरज का कारण थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ये छठा प्रश्न है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं आपको बतानी है। तो बाल गोविंद भगत की संगीत में, जैसा कि हमने अपने पहले विजुअल में बताया था, बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था। और वो जादू ऐसा था कि शाम के समय जब वो गीत गाते थे तो उनका पूरा मोहल्ला उनके घर एकत्रित हो जाता था और उनके गीत की धुन पर नाचता था और स्वयं भी उनके साथ साथ लोग गीत गाते थे। खेतों में काम करते वक्त जब भगत के द्वारा गायन की धुन छेड़ी जाती थी तो आसपास में काम करने वाले, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, सब उनके गीत के धुन पर सारे लोगों की उंगलियां स्वतः चलने लगती थी। खेत में हलवाहे जो हल जोत रहे होते थे उनका चाल भी भगत के गीत की धुन पर धुन के साथ साथ नियंत्रित होता था। तो ये भगत के संगीत का जादू था कि भगत जब भी गीत गाते, भगत जब भी अपनी तान छेड़ते, तो जिनके कानों में भी भगत के गायन का स्वर पहुंचता, वो सारे लोग भगत के गायन के धुन पर ही अपना आगे का काम करने लगते थे। तो ये भगत के संगीत का जादू था। 7वां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो 2-3 बातें प्रमुख रूप से इस पाठ में आई हैं, हालांकि प्रसंग जो है वो मार्मिक ही है। सबसे पहला प्रसंग है जब उनके बेटे की मृत्यु होती है।
और जैसा कि आम सामाजिक प्रक्रिया है और ऐसे मौके पर जो लोगों के जज्बात उभरते हैं, उस अनुकूल परिवेश में जो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो रोना धोना, संतावना देना, दुख करना, मातम मनाना इत्यादि होता है। लेकिन इन सब से इतर भगत जो थे वह गीत गा रहे थे और अपने साथ साथ लोगों को भी या अपनी बहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। तो एक तो यहाँ समाज में प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हैं या समाज में स्वतः जो होता है ऐसे मौक़ों पर उससे अलग दिखते हैं। दूसरा, बेटे का क्रियाकर्म अपनी बहू के हाथों करवाना। तो बेटे का क्रियाकर्म अपनी बहू के हाथों इसलिए करवाया कि हमारा समाज जो है वह पहले भी पुरुष प्रधान था, आज भी पुरुष प्रधान है। तो यहाँ सनातन संस्कृति में ये मान्यता है कि औरतों के हाथों से अंतिम क्रियाकर्म नहीं करवाए जा सकते हैं, नहीं करवाए जाते हैं। लेकिन भगत ने इस चीज़ का खंडन किया, अपनी बहू के हाथों अपने पुत्र का अंतिम क्रियाकर्म करवाया। तीसरा है विधवा विवाह। तो विधवा विवाह हालांकि आज के ज़माने में कहें तो कुछ हद तक इसका प्रचलन शुरू हो चुका है, लोग मानने समझने लगे हैं इस चीज़ को। लेकिन जबकि ये रचना है उस समय की सामाजिक परंपरा, सामाजिक बनावट जो थी इस तरीके से नहीं थी और यह एकदम वर्जित था। तो भगत ने इस चीज़ को भी तोड़ने का प्रयास किया है। भगत ने विधवा विवाह की परंपरा को शुरू करने का या उसको कराने का प्रयास किया है। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहा जाता है कि धान की रोपनी और गेहूं की कटनी, यानी धान की रोपाई और गेहूं की कटाई जो है वह बहुत मुश्किल कार्य है कृषकों के लिए। बहुत मुश्किलें आती हैं और आसान नहीं है एक तरीके से। जो लोग खेती करते हैं वो लोग बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे, समझते होंगे या देखते होंगे कि कैसे धान के पौधे जब लगाए जाने होते हैं तो पूरे खेत में कीचड़ किया जाता है, हल्की मिट्टी में पानी चला करके, और फिर उसमें महिलाएं या पुरुष एक एक करके धान का पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग अलग से उस पौधों को देने वाले होते हैं, कुछ लोग लगाते हैं। कीचड़ में पूरा बदन सना रहता है, एक एक पग बढ़ाना मुश्किल होता है, उसी में वो काम करना पड़ता है। तो वैसे दुष्कर माहौल में भी, उस दुष्कर परिस्थिति में भी भगत जब धान की रोपनी के समय गीत गाते थे तो खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं होती थीं, जो धान की रोपाई करती थीं, उनकी उंगलियां जो थीं, उनके हाथ जो थे, वह भगत के गीतों की धुन पर चलने लगते थे। खेत में काम करने वाले हलवाहे जो हल चलाते थे, वो उनके हल और बैल भी जो होते थे वो सब भगत के गीत की धुन के साथ चलने लगते थे। तो ऐसा भगत के संगीत में जादू था जो धान की रोपाई जैसे कठिन कार्य में भी सारे लोगों को आनंद दिया करता था। तो ये प्रश्न संख्या 1 से 8 तक का वर्णन हमने किया अभी, और आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न हैं, तो फिर इसकी चर्चा जो हम लोग करेंगे वो अपने अगले विजुअल में करेंगे।